हेलो फ्रेंड्स, परिवर्तन कोचिंग पचमढ़ी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ पर एमपी पुलिस के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2022 में आए हुए। और ये हमारी आज की 6वीं शिफ्ट है, 6वां सेशन है, जिसमें हम आज करने वाले हैं 6 फरवरी की शिफ्ट 1। तो 6 फरवरी शिफ्ट 1 जो है वो हमारी आज की शिफ्ट होने वाली है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। मैंने देखा काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं अभी सॉल्व मैथ्स के क्वेश्चन। वही क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्टिंग होंगे। आज भी हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 से करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 100 इस शिफ्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो श्रृंखला का है। इस शिफ्ट का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, वो है मैथ्स का, ठीक है। 240 लीटर और 70 लीटर क्षमता के 2 जग हैं जो रस से भरे हुए हैं। एक मग की क्षमता क्या होनी चाहिए जो 2 जग में दिए गए रस को पूरी तरह माप सके। इस क्वेश्चन की भाषा क्लियर नहीं है ना। इस क्वेश्चन के 3 आंसर हो सकते थे। एक तो डी ऑप्शन में 2 लीटर, बी ऑप्शन में 5 लीटर और ए ऑप्शन में 10 लीटर, ठीक है। कैसे? क्योंकि 240 लीटर जो है वो 2 से भी हम काट देंगे, मतलब 2 से भी माप सकेंगे 120 बार में, 5 से भी माप सकेंगे, है ना, 48 बार में, 48 पंजे 220, और 10 से भी माप सकेंगे 24 ढंग 220, है ना। तो ये इस तीनों माप के जगहों से मापी जा सकती है। तो इसमें आंसर उसने दिया है ए। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन की भाषा में उसे बोला था एक मग की क्षमता अधिकतम, ठीक है। अधिकतम शब्द का यहां पर इस्तेमाल करना था कि अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए जो 2 जग में दिए गए रस को पूरी तरह से माप सके। यदि हम इंग्लिश की बात करें, व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ अ मैक्सिमम कैपेसिटी मग, मैक्सिमम साइज मग, ठीक है। मैक्सिमम साइज मग, उस बड़े से बड़े आकार का मग जो 240 लीटर और 70 लीटर क्षमता के 2 जग के जो रसों को है वो माप सके। क्वेश्चन ऐसा होना था। तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर अधिकतम के हिसाब से क्या होना चाहिए, 10 लीटर होना चाहिए। एक तो हमने इसको ऑप्शन से चेक कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि हमें क्या पता करना है, अधिकतम आकार, अधिकतम जग का आकार। तो 240 और 70 दोनों को माप सके वो क्या होगा, इन दोनों का HCF। तो इन दोनों का HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या है उससे बड़ी वाली संख्या को भाग दे देंगे। तो 70 से कितनी बार चला जाएगा ये, 70 तिया 210, बचेगा 30, 30 से भाग देंगे 70 को, तो 30 दूनी 60, बचेगा 10, फिर 30 को भाग देंगे 10 से, तो 10 तिया 30, 30 से 30 पूरी तरीके से कट जाएगा। तो बचेगा, मतलब किस संख्या से पूरी तरीके से कट गया, 10 से। तो इन दोनों का HCF है 10, मतलब 10 लीटर क्षमता वाला जग जो है वो 240 लीटर और 70 लीटर के जग में आने वाले रस को पूरी तरीके से माप सकता है, ठीक है, अधिकतम आकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। भाषा का बहुत बड़ा रोल है और भाषा ये लोग अपनी अच्छी रख नहीं रहे हैं। मैंने देखा अभी तक, वन रक्षक के भी कुछ पेपर देखा, पटवारी के भी कुछ पेपर देखा। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पुराने क्वेश्चन, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। 3 वर्ष पूर्व सचिन की आयु उसके पुत्र की आयु के 6 गुना से 3 वर्ष अधिक थी। 4 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना से 10 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन अच्छा है ये। तो हम यहां पर करते हैं 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व क्या था, 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व की कंडीशन में क्या है कि पुत्र की आयु के 6 गुना, तो पुत्र को हमने मान लिया x, पुत्र की आयु के 6 गुना से कितने वर्ष अधिक, 3 वर्ष अधिक। तो ये अगर पुत्र हो गए और ये हो गए पिता, ठीक है। पुत्र की आयु के 6 गुना से 3 अधिक, तो क्या किया हमने, 3 इसमें जोड़ दिया, तो ये आ गई पिता की आयु। ये 3 वर्ष पूर्व था। तो आज की स्थिति में दोनों की आयु क्या होगी, 3 वर्ष बढ़ जाएगी। तो अभी कितनी हो जाएगी, 6x प्लस 3 था और 3 और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, और इसमें कितना हो जाएगा x प्लस 3। आज की स्थिति में 3 वर्ष पूर्व में इतना था, तो आज की स्थिति में 3 वर्ष और बढ़ गया। अब बोला 4 वर्ष बाद उसकी आयु,
तो ये आज है, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे 4 वर्ष बाद, ठीक है। 4 वर्ष बाद क्या कंडीशन बनेगी, 4 वर्ष बाद इसमें 4 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 10, और यहाँ हो जाएगा 4 और जुड़ जाएगा तो x प्लस 7। बोला उनकी 4 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु के 4 गुना, पुत्र की आयु के 4 गुना से 10 वर्ष कम थी। तो इसमें अगर हम 10 और जोड़ दें, ठीक है, इसकी आयु में 10 और जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अभी हमारे पास इक्वेशन ये बन रही है, यहाँ पर बन रहा है 6x प्लस 20, 6x प्लस 20, और यहाँ पे हो रहा है देखिए 4x, और ये कितना हो रहा है प्लस 28। तो ये 6x में से 4x माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 2x, और ये 20 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो 2x बराबर 8 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 4। हमें x का मान पता चल गया। अब हमें बताना उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी वर्तमान आयु मतलब आज की आयु, आज की आयु कितनी है 6x प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 6x, 6x मतलब 6 चौके 24 और 6 30, और x प्लस 3, x की वैल्यू कितनी है 4, 4 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 7। तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष और 7 वर्ष। डी ऑप्शन में 30 वर्ष और 7 वर्ष हमारा दिया हुआ है। तो ये है करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, आयु वाला अभी तक आए हुए क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये हम शायद 6वीं शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इन 6 शिफ्ट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला था। यदि माँ एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:3 तथा उनके वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1200 है तो 8 वर्ष बाद माँ की आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। माँ की आयु हम मान लेते हैं 4x और पुत्र की आयु मान लेते हैं 3x, क्योंकि 4 और 3 का रेशियो है, और कर देते हैं उनका गुणा। बोला उनकी आयु का गुणनफल, तो उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया है 1200। तो 4 तिया 12, 1200 से काट दिया 12 को 100 बार, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 100, एक्स बराबर आ गया 10, ठीक है। धन ऋण 10 आएगा, लेकिन आयु नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने एक्स बराबर प्लस 10 ले लिया। अब हमसे बोला 8 वर्ष बाद माँ की आयु, तो 8 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 40, और 8 वर्ष बाद मतलब कितना 48। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 48, ए ऑप्शन में 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आयु वाला है। माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। यदि 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की कितनी गुना होगी। तो हमें क्या करना है, माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है, तो पुत्र की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष ये हो गई हमारी वर्तमान आज की स्थिति में, ठीक है। अब बोला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों की आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगी, 4x प्लस 5 हो जाएगा और ये x प्लस 5 हो जाएगा। पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कौन होगी, माता की आयु 4x प्लस 5। उसके तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की कितनी गुना होगी। तो 15 वर्ष बाद, तो पहले हम आज की आयु निकाल लें तो 15 वर्ष बाद की निकाल लेंगे। तो ये पता कैसे चलेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके, 3x प्लस 15 बराबर 4x प्लस 5। यहाँ 3x माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा x, और यहाँ 5 जाके माइनस हो जाएंगे तो कितना होगा 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया 10। तो 4x बराबर कितना हो गया 40 और x बराबर कितना हो गया 10। बोला 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद ये कितने के हो जाएंगे 55, और ये 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 25। उसकी आयु पुत्र की आयु की कितनी गुना होगी, तो 5 से काट दें, 55 25, 5 से काटे 11, तो कितने गुना है 11/5। ये 11 है, ये 5 है, तो कितने गुना है 11/5 गुना, 11/5 गुना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा त्रिभुज का क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जब 2 समान भुजाएं 8 सेंटीमीटर हों और तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है
उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, बोला समान भुजाएं कितने की हैं, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की, और तीसरी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। तो कोई भी त्रिभुज हो या कोई भी आकृति हो, उसका परिमाप या परिधि, ठीक है, परिमाप या परिधि उसकी भुजाओं का योग होता, आउटर बाउंड्री का सम। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 8, यहाँ से लेके यहाँ तक 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक 8, तो 8 और 8 16 4 20। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन में 20, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। 67 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है ना। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे 67 से 101 के बीच संख्याएं निकालूं कि संख्याएं कितनी है, कितनी भाज्य संख्या है, ये पूछा है। तो संख्याएं अगर हम निकालें तो संख्याएं कितनी आएंगी, 67 से लेके देखो 68, 69 और 70 कितनी हो गई हैं, 3। और हमें फिर कहाँ तक जाना है, 100 तक। 101 के बीच बोला, मतलब यहाँ 68 से लेके यहाँ 100, इन दोनों को काउंट करना है। तो यहाँ तक कितनी हो गई, 3, और 70 के बाद 100 तक जाने में कितनी लगेंगी, 30। तो 30 और 3 कितनी हो गई, 33। अब 33 में से हमें ये पता करना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखता हूं, ठीक है। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है खुद से विभाजित होती है या फिर एक से विभाजित, मतलब उसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं कि 3 एक अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि या तो ये 3 से कटेगी एक बार, या फिर 1 से कटेगा 3 बार, ठीक है। तो 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या। जैसे 7 है, 7 एक क्या है, अभाज्य संख्या। 7 1 से कटेगा 7 बार, या फिर 7 से कटेगा एक बार, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। जैसे 13 ना तो 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से, किसी संख्या से नहीं कट रहा। 13 से कटेगा एक बार, या 13 1 से कटेगा 13 बार। तो ऐसी संख्या जो या खुद से कटे या 1 से कटे, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य। और अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं होती है वो क्या होती हैं, भाज्य। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाज्य कितनी भाज्य संख्या है ना। भाज्य संख्याएं होना चाहिए, नंबर्स संख्या लिख रखा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे काउंट करना शुरू करें। 71 एक प्राइम नंबर, 73 एक प्राइम नंबर, फिर 74, 75, 76, 77, 78, 79 एक प्राइम नंबर। उसके बाद 81 भी एक प्राइम नंबर है, 83 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 83 एक प्राइम नंबर है, और 81 8 और 1 9, 81 नहीं है, 81 नहीं है, ठीक है। 89 एक प्राइम नंबर है। 89 के बाद 90 डिविजिबल है, 13 7 91, 92, 93 9 3 12, 94, 95, 96, 97 एक प्राइम नंबर है। तो कितने प्राइम नंबर मिले, 1 2 3 4 5 और एक 6 प्राइम नंबर मिले। 33 संख्याएं हैं 67 से 101 के बीच में, 33 संख्याएं हैं जिसमें से 7 प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी 6 अभाज्य संख्याएं। तो 27 संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 27। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभाज्य संख्या पता होना चाहिए क्या होती है, ठीक है। वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष ना रहे, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी में आता है, एसएससी के नंबर सिस्टम चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है। और देखते हैं हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का लॉजिक क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम ऐसी संख्या निकालें जो 5 6 7 और 8 इन चारों संख्याओं से विभाजित हो, ठीक है। फिर उसमें हम 3 अगर ऐड कर लें तो वो बचेगी 3 शेष देने वाली संख्या, ठीक। फिर उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना दे, ठीक। जैसे हम लेते हैं 5 6 7 8, इनसे विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, इन तीनों का एलसीएम। तो मैं पहले 2 से काट लूंगा, 5 3 7 और 4, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 30, 30 7 21, 210 चौके, 210 चौके कितना हो जाएगा, 840। तो 840 एक ऐसी संख्या है, 840 एक ऐसी संख्या है जो 5 6 7 और 8 से विभाजित है, ठीक। अगर मुझे, लेकिन ये 9 से विभाजित नहीं है, 8 और मतलब ये इसमें 3 शेष नहीं बच रहा, मैं इसमें अगर 3 ऐड कर दूं तो ये 3 तो शेष देने लगेगा, लेकिन ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजित नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि 8 4 12 और 3
15, तो 15 9 से नहीं कटता, मतलब 9 से विभाजिता का नियम इसमें लागू नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए जैसे ये संख्या 840 है तो 840 का डबल 1680, ये भी 5 6 7 8 से विभाजित होगा, 3 गुना 8 या 24 120 2520, ये भी 5 6 7 8 से विभाजित होगा। कहने का मतलब ये है कि 840 के जितने भी मल्टीपल हैं, जैसे ये 840 का दूसरा मल्टीपल है या 840 का तीसरा मल्टीपल है ना, 840 इंटू 2 ये आ जाएगा, 840 इंटू 3 2520 आ जाएगा। तो ये 840 के जितने भी मल्टीपल हैं ये 5 6 7 8 से विभाजित हैं। तो 840 के मल्टीपल को लिखने का तरीका क्या होगा, 840 इंटू के। तो ये के मान हम यहाँ पे 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें, कितना भी रख लें वो 5 6 7 8 से विभाजित होगा ही होगा। अब क्या करेंगे हम, अगर इसमें 3 ऐड कर दें तो हर जे संख्या पूरी 5 6 7 8 से विभाजित है और 3 जोड़ते जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 5 6 7 8 से विभाजित भी हो जाएगी और 3 शेष भी देने लगेगी। तो यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या देना है जो 9 से भाग देने पे कुछ भी शेष ना दे। तो हमने इसको अभी देखो, मैं k बराबर 1 ले लेता हूँ, k बराबर 1 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 840 इंटू 1 मतलब 840 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 843। क्या ये संख्या 9 से विभाजित है, नहीं है, 8 4 12 और 3 15, तो ये 9 से विभाजित नहीं है। हम क्या करेंगे, अब रखेंगे k बराबर 2। तो जब मैं k बराबर 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 840 का डबल, इन k की वैल्यू 2 है तो 840 का डबल कितना हो जाएगा, 1680 और प्लस 3, तो ये संख्या बन जाएगी 1683। तो 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना बनेगा, 1683। तो करेक्ट आंसर हो गया है 1683। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अभी देखिए एमपी पुलिस भी जो है वो लगभग एसएससी को टच कर रही है। एसएससी सीएचएसएल एमटीएस लेवल पे ये क्वेश्चन आते रहते हैं और एसएससी की मैथ्स की अपनी एक अलग ही लेवल है। अगर उसके क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब अच्छा है ना। ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग एमपीपीईबी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। सॉरी, एमपीईएसबी, नाम बदलते रहते हैं, घोटाले नहीं बदलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अधिकतम संभव भुजा वाला एक वर्ग 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में खींचा गया है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी एक गलत क्वेश्चन है, मैं इसको बता देता हूँ आपको कि एक अधिकतम संभव भुजा वाला एक वर्ग 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में खींचा गया। तो ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और इसमें खींचा गया है एक वर्ग। वर्ग मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, है ना, और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। अगर मैं विकर्ण की बात करूं ये, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, देखिए त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, और विकर्ण कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√2, और a√2 की वैल्यू कितनी आ गई है 24, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/√2। हमें क्या बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, a का हम स्क्वायर कर देंगे तो कैसा हो जाएगा 24√2 अपॉन 24√2, है ना, a का स्क्वायर कर दिया तो ये √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 से जब 24 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 में 24 का गुणा तो कितना हो जाएगा 12 का वर्ग 144 का डबल 288। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सही क्वेश्चन था, मैं ज़बरदस्ती गलत बोल रहा था। ठीक, चलिए शायद जिस स्टूडेंट ने सॉल्व किया मेरे, उसने किया नहीं सही तरीके से। बहुलक बताना है तो मेरी एक माध्यिका बहुलक वाली एक वीडियो है, वो देख लीजिए आप। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, क्योंकि पिछली बार ये आ रहा था 2021 की वैकेंसी में। तो 2022 की जब मैं प्रिपरेशन करवा रहा था तो मैंने वहाँ पर इसको क्वेश्चन को कराया था। यदि इसका सतह क्षेत्र, किसका, घन का, है ना, यदि इसका सतह क्षेत्र 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन के किनारे की लंबाई की गणना करें। कैलकुलेट द क्यूब्स एज लेंथ इफ इट्स सरफेस एरिया इज 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो हमें सतह क्षेत्रफल दिया है, तो सतह क्षेत्रफल क्या होता है? सतह क्षेत्रफल होता है घन का 6a²। ठीक है, फॉर्मूले वाली भी एक मेरी वीडियो है, वो भी देख लो तो सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे आपके। 7 7 7 6, तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 6 से काटो, 6 कम 6 बचेगा 1, 6 दूनी 12 बचेंगे 5, 6 नम 54 बचेगा 3, 6 छंग 36। तो a² बराबर 1296, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 36 का स्क्वायर है 1296। अगर देखिए आपको नई पद याद है तो हम कैसे निकालते हैं, देखो 1296 लिया, इकाई का अंक 6 किस किस में आता है? या तो 4 के स्क्वायर में आता है या तो 6 के स्क्वायर में आता है ना। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो जब भी 4 का स्क्वायर हो, 14 का स्क्वायर हो या 16 का स्क्वायर हो, 24 का स्क्वायर हो या 36 का स्क्वायर हो, 26 का स्क्वायर हो, है ना, 34 का स्क्वायर हो, सब में इकाई के अंक क्या आने वाले हैं? 6 आने वाले हैं। ठीक है, तो इकाई का अंक 6 आया है, मतलब जो संख्या है उसका इकाई का अंक 4 या 6 होगा। अब हम क्या करेंगे? 2 डिजिट लेंगे और काट देंगे। अब 12 है, 12 से छोटा स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 को 1 बढ़ाया, कितना आ गया? 4। तो 3 चौके कितना आ गया है? 12। तो अब जब भी ये संख्या, हमारा जो मान आया है ये, अगर इसके बराबर है या बड़ा है, बराबर है या बड़ा है, तो कौन सी संख्या लेनी है? बड़ी लेनी है। यदि यहाँ छोटा होता, मान लो यहाँ 1196, मतलब 1196 तो खैर किसी का स्क्वायर है नहीं है ना, कोई और संख्या छोटी संख्या होती तो हम कौन सी डिजिट ले लेते? 4। अभी बड़ी संख्या तो हम कौन सी डिजिट ले लेंगे? 6। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या बनेगा? यहाँ से हमने क्या लिया था? 3, और यहाँ से हम क्या लेंगे? 6। ये 3 तो निश्चित है, ये जो गुणा भाग जो भी हम कर रहे हैं वो इकाई के अंक को देखने के लिए कर रहे हैं। तो इकाई का अंक हमारा जो ये जो संख्या थी, हमारा मान जो था वो बची हुई संख्या से बराबर आ रहा है या बड़ा आ रहा है, तो हमें कौन सी संख्या लेनी है? बड़ी संख्या लेनी है। तो 4 और 6 में से बड़ा क्या है? 6। तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6, और ये 3, तो कितना आ गया हमारा? 36। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। हमें क्या बताना था? किनारे की लंबाई, मतलब एज के साइड ही बताना था, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को कराने का कुछ था नहीं, फॉर्मूला था, लेकिन स्क्वायर रूट बताना था तो मैंने बता दिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक पाइप एक टंकी को 11 घंटे में भर सकता है। तेल में रिसाव के कारण यह 13 घंटे में भर जाता है। जब टंकी भर जाएगी तो रिसाव से वह कितने समय में खाली हो जाएगी? देखिए 2 तरीके से काम हो रहा है। एक तो पाइप अकेला है, पाइप अकेला जब काम करता है तो टंकी 11 घंटे में भरती है, लेकिन पाइप भरता है और होल खाली करता है। ठीक है ना, होल जब खाली कर रहा है, रिसाव खाली कर रहा है, तो होल क्या करेगा? माइनस में काम, इसलिए मैंने होल के काम को क्या कर दिया? माइनस में। तब कितने घंटे में टंकी भर रही है? 13 घंटे में टंकी भर रही है। तो 11 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 143। चाहते तो 11 × 13 भी लिख सकते थे। अब 11 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 13 बार। 13 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 11 बार। मतलब पाइप अकेला 1 घंटे में कितना काम करता है? 13 काम करता है। और पाइप भरे और होल खाली करे तब 1 घंटे में कितना काम होता है? 11 यूनिट होता है। इसका मतलब यह है कि होल ने 2 यूनिट क्या की है? खाली कर दी है ना। अब बोला है कि जब टंकी भर जाएगी, टंकी भर जाएगी मतलब कितना? 143 यूनिट हो जाएगा। तो रिसाव वह कितने समय में खाली हो जाएगा? तो रिसाव क्या करता है? 2 यूनिट खाली करता है, तो 2 यूनिट पर घंटे खाली करता है, तो 143 यूनिट खाली होने में कितना समय लगेगा? 143/2। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन में, 143/2। ठीक है, 143/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 दिन में 66 टोकरियां बुनती है हरी, तो वे 374 टोकरियां बुनने में कितने दिन में बुनेगी? बुन लेना आप। ये आ गया रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हमारे हो चुके। अब हम आ जाते हैं अपने जनरल मैथ में। जनरल मैथ के क्वेश्चन शुरू होंगे हमारे यहाँ से। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से। अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ, √18 डिवाइडेड बाय 7 इंटू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और ये इन ब्रैकेट है डिवाइडेड बाय 11, और ये पूरा स्क्वायर रूट है, और बराबर में कितना दिया है? 23 डिवाइडेड बाय 5 + 1.4। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट के अंदर है
तो अंडर रूट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये बनेगा हमारा 18 के बटे में 7 इंटू एक्स, और भाग 15 है तो गुणा कितना, भाग 11 है तो गुणा कितना हो जाएगा 1/11। ठीक है, अब ये इसको वर्गमूल है ना, अभी कर लेते हैं पहले। फिर ये हो जाएगा 23 के बटे में 5 और प्लस कितना है 1.4। तो अभी देखिए वर्गमूल है तो वर्गमूल को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से पहले वर्गमूल हटा दिया। ठीक है, और इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 14 पंजे 70, मतलब ये कितना हो गया 7, 7 में 23 को जोड़ा तो कितना हो गया 30, और 30 बटे कितना आ गया 5, और इसका वर्ग करना है मतलब 30 इंटू 5, 30 इंटू 5। तो 5 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 6 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 6 बार। यहाँ है 36, तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, और 11 7 77, 77 का डबल कितना हो जाएगा 154। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 154। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 154, डी ऑप्शन में 154। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, सिंपल सा था। बस इसमें ये था कि स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या करना पड़ता है, राइट हैंड साइड में स्क्वायर करना पड़ता है, ये हमें पता होना चाहिए। सिंपल से क्वेश्चन है ना। अगर इतना नहीं पता होगा तो फिर मुश्किल है एग्जाम निकाल पाना, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 12, 21 और 6 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सेटअप कैसा बनेगा, 12, 21, 6 और x, इन दोनों का गुणा 12 इंटू एक्स बराबर इन दोनों का गुणा 21 इंटू 6, है ना। आंतरिक पदों का गुणा बराबर बाहरी पदों का गुणा। तो ये काट देंगे हम, कितनी बार कटेगा 2 बार। x बराबर जाएगा 21/2, मतलब 10.5। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन में 10.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा समय नहीं खराब करना है। दो संख्याएं 5 और 3 के अनुपात में, उनका एलसीएम 150 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। तो 5 और 3 है संख्याओं का अनुपात। ठीक है, संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है, तो संख्या कितनी हो जाएंगी 5x और 3x। इनका एलसीएम निकालने के लिए जब मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 3 और तीनों का गुणा, तो 5 3 15 और x कितना हो जाएगा 15x। तो एलसीएम कितना आ गया 15x, और एलसीएम दिया कितना है 150। तो 15x बराबर 150, तो x बराबर कितना हो गया 10। हमें क्या बोला है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो ए ऑप्शन कहाँ गया, बी ऑप्शन में 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। 10 इंटू 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 17.5 प्लस 9 इंटू 3। ठीक है, टू लेफ्ट टू राइट करते जाएंगे। सबसे पहले देखो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 4। फिर उसके बाद सारे मल्टीप्लाई हैं, तो लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं हम। 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, ये -4 माइनस ये कितना हो जाएगा 35, और प्लस ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27। ठीक है, तो 35 और 4 39, और ये कितना हो गया प्लस प्लस वाले हो गए 47, तो कितना आ गया 8। बी ऑप्शन में 8, है ना। 20 और 27 मिलके कितने हो जाएंगे 47, और 35 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे 39, माइनस वाले 39 प्लस वाले 47, तुम बचा कितना 8। ठीक, फिर वही बेसिक से क्वेश्चन। पंगा जनरल मैथ में नहीं है, पंगा है मेंटल एबिलिटी में आने वाले क्वेश्चन का। सरल कीजिए, इन दोनों का क्वेश्चन है 85 प्लस 22 माइनस 40 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का औसत 90 है, एक संख्या दूसरे से 2 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। है ना, जैसे दो संख्या, एक संख्या दूसरे से 2 गुनी है, तो मैंने एक संख्या माना x, दूसरी संख्या माना 2x, तो कितना हो गया 3x। इनका एवरेज कितना हो जाएगा 3x अपॉन में 2, और संख्या का औसत कितना दिया है 90, तो इसको काट दो 30, तो x बराबर कितना आ गया 60। क्या बोला है हमसे, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो एक हो गई 60 और एक हो गई 120, तो ऑप्शन ए 60 और 120। ठीक है, और ऐसे नहीं करना है आपको, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से ही देखते जाएंगे फटाफट, है ना। जैसे मान लो मेरे को इसको चेक करना हो, ये देखिए ये तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो इकाई का अंक बनेगा 5, और 5 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आता है 2.5। तो पॉइंट में हमें आंसर चाहिए नहीं, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल कौन सा
बी और सी हो सकते हैं। तो 50 और 100 कितना हो गया 150, 150 में 2 का भाग दिए कितना आ गया 75, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्याएं। तो इनके बीच में कितने कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ -2 है, यहाँ -4 है, अगर 5 से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो 5 विषम संख्याएं ऐसी होंगी। तो मैंने 5 विषम संख्याएं जब मैं x मान रहा हूं तो एक x होगा, यहाँ कितना होगा +2 और यहाँ कितना होगा +4, यहाँ कितना होगा -2 और यहाँ कितना होगा -4। ठीक है, कंटिन्यू अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ सकते हैं। बाकी सम हो चाहे विषम हो, संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का। x +2 फिर x +2 से 2 का अंतर x +4, यहाँ x -2 फिर x -2 से 2 का अंतर x -4। पीछे जाएंगे तो माइनस होती जाएंगी, आगे जो जाएंगे तो प्लस होती जाएगी। और इनका जो औसत होता है वो कौन होता है, बीच वाली संख्या। और औसत कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ x का मान कितना आ गया 9। हमसे बोला सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x +4, तो 9 + 4 कितना हो गया 13। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 13। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पुरानी शिफ्ट में भी, लेकिन हर बार कुछ व्यूअर्स नए होते हैं तो उनके लिए कराना पड़ता है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, इसका मुझे आंसर गलत लग रहा है। यदि आप लोग सॉल्व करो, आपको कोई तरीका पता हो जिससे इसका आंसर सही आ रहा हो तो मुझे बताना। इसका करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है 20, करेक्ट आंसर दिया है बी पे वैल्यू दी है 30 घंटा, है ना। तो बोला औसत गति ज्ञात कैसे की जाती है। औसत गति का एक तो फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 2xy अपॉन में x + y। तो आपके तरीके से पहले बता देता हूँ, 2x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 20 अपॉन में x + y, 40 और 20 60। तो कितना 20 तिया 60, तो कितना हो गया 40 दूनी 80/3। तो एवरेज स्पीड आ रही है 80/3। ये हो गया बेसिक फॉर्मूले से। अब देखो एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर जाने की गति कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने की गति कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रैफिक है, ठीक है। बोला है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय पहुंचती है, घर वापस आने के रास्ते में वे बहुत अधिक ट्रैफिक है, इसलिए कार की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन पहले पढ़ देना था, मैंने बता दिया। चलिए ठीक है, अभी देखिए। अब जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं मन से ऐसा मान लूं कि घर से कार्यालय की दूरी अगर मैं कुछ मान लूं, तो वो मानने के लिए क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम मानना मेरे लिए बेनिफिशियरी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो 40 की स्पीड से भी पूर्ण घंटे में ट्रेवल कर पाएगा और 20 की गति से भी पूर्ण घंटे में ट्रेवल कर पाएगा। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि पहले जब वो गया 40 की स्पीड से तो उसे कितना समय लगा, 1 घंटा लगा। 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर 1 घंटा। और जब वो वापस आया, है ना, तब यहाँ पर उसको कितना समय लगा है, 20 की स्पीड से 40 किलोमीटर, मतलब कितना 2 घंटा। तो उसने दूरी कितनी चला, 40 गए जाते समय और 40 आते समय। औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, जितनी दूरी आपने चली है उसके बटे में कुल समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन औसत के केस में कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी हमने कितनी चली, 40 और 40 80, और कुल समय कितना लगा, आते समय 1 घंटा और जाते समय 2 घंटा। तो टोटल कितना हो गया 3 घंटा। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 80/3। तो दोनों में 80/3 आ रहा है, 2xy अपॉन में x + y, 2xy अपॉन में x + y, है ना। इससे भी सॉल्व किया था तो 80/3 आ रहा था। अभी जो मेरा तरीका है इसमें 3, 4, 5 कितनी भी गति हो जाए, ये मेथड अच्छी है। कभी आएगा क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे और भी इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो ये मुझे पता है इसका आंसर जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होना चाहिए। इसने किया क्या है सॉल्व करने वाले ने, कि 40 जाने का और 20 आने का, 40 20 60 और बटे में 2। तो ये तो नॉर्मल एवरेज निकाला, ये औसत गति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम हमारा। ठीक,
ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में था लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया था लास्ट शिफ्ट में, तो अभी यहाँ बता देते हैं। एक मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 80% में बदलने के लिए, है ना, अल्कोहल की सांद्रता 80% में बदलने के लिए 25% अल्कोहल वाले घोल के 16,500 मिलीलीटर में कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाई जानी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 16,500 हमारा टोटल क्वांटिटी है, इसमें से 25% अल्कोहल है और बाकी का बचा 75% कुछ और है, इम्प्योरिटी मान लेते हैं हम कि हम इम्प्योरिटी है। ठीक है, अब 75% मतलब कितना, 3/4, तो हम निकाल लेते हैं। कुल मात्रा है 16,500, इनका 3/4। ठीक है, तो 4 से काटा, 4 चौके 16, 4 एकम 4, बचेगा 1, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंजे 20, है ना, और इंटू में 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 12,375। 12,000, 100 का 3 गुना 300 और 25 का 3 गुना 12,375। तो ये 12,375 क्वांटिटी है, 12,375 ये क्वांटिटी है। अब यहाँ पे बाकी का बचा जो कुछ भी है वो अल्कोहल होगा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अल्कोहल मिला रहे हैं, तो अल्कोहल मिलाने से ये 12,375 से क्या 12,500 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इम्प्योरिटी तो मिला नहीं रहे, हम अल्कोहल मिला रहे हैं। और क्या ये 12,375 से 12,000 हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ना हम इम्प्योरिटी को बाहर निकाल रहे हैं, ये तो एज इट इज़ है, खाली हम अल्कोहल को मिलाते जा रहे हैं। तो अल्कोहल को मिलाते मिलाते अल्कोहल का परसेंटेज हो गया है 80, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20। लेकिन क्या इसकी मात्रा बदली? नहीं बदली, वो 12,375 की 12,375 ही है, खाली जो कुल मात्रा है वो उसका कितना हो गई है? 80% हो गई है। तो कुल मात्रा का 80%, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, कुल मात्रा का 80% कितना हो गया है? कुल मात्रा का 20% हो गया है। ये कुल मात्रा का 20% कितना हो गया? 12,375। तो कुल मात्रा का 100% मतलब कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? 5 का गुणा, तो 12 पंजे 60, 60,000, और 3 का 5 गुना 1,500 मतलब 61,500, और 75 का 3 गुना, 75 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 375, तो 875 कितना हो जाएगा ये? 61,875। तो पहले कितना था? 16,500, अभी कितना हो गया? 61,875। तो कितना हमने मात्रा बढ़ गई? 61,875 माइनस 16,500, तो ये हो गया 45,000 और 875 375, तो 45,375 की मात्रा बढ़ गई है। और वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमने क्या मिलाई है? अल्कोहल मिलाई है। इसका मतलब ये है कि 45,375 हमने अल्कोहल मिलाई है। कितनी अल्कोहल मिलाई जानी चाहिए? तो कितनी अल्कोहल मिलाई जानी चाहिए? 45,375, बी ऑप्शन में 45,003। देखिए अब यहाँ पर, सी ऑप्शन में, यहाँ पर आप MPESB की गड़बड़ी देखिए। यहाँ पे इंग्लिश में ऑप्शन दिया है 45,375, जो सही भी है, और नीचे ये जो संख्याएं दी हैं ये हिंदी के ऑप्शन है। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिए रहते हैं ये हिंदी के दिए रहते हैं, ये वाले। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन दिया 45,385, अगर किसी बच्चे ने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अपनी हिंदी चूज़ किया होगा तो उसको तो 45,385 दिख रहा होगा, और यहाँ पे वो सॉल्व कर करके परेशान होता जाएगा और 45,375 ही दिखता रहेगा उसको। तो हमेशा जब क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने सब कुछ सही किया है, पूरी कैलकुलेशन की है, एक बार करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और करो। दूसरी बार क्वेश्चन में पढ़ के और अपने समय को ख़राब नहीं करना है, ना ही अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करना है कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। कई बार ऐसा होता है कंटिन्यूअसली गलत 2-3 क्वेश्चन आ गए, अब आपका तो वैसे ही मोरल डाउन हो गया कि यार मुझसे तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। वह ऐसा नहीं है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन आप जो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो तो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, और कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के करोगे, जहाँ पे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ढूंढ के करोगे और गलत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कमीशन भी गलत क्वेश्चन सेट करता है, बहुत सारे गलत क्वेश्चन सेट करता है, ताकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाएं। या तो ऐसे जानबूझ के करते हैं या क्या करते हैं मुझे तो नहीं पता, बाकी MBA वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, कैट वगैरह के, उसमें तो जानबूझ के वो लोग क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, SSC में भी शायद डालते हो, बाकी MP वालों का तो मेरे को लगता है इनसे बनता ही नहीं है। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे क्वेश्चन, सही क्या बनाएंगे? चाय के 50 लीटर मिश्रण में 20% दूध है, इसमें कितना दूध मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में ये 10% हो? तो 50 लीटर है,
50 लीटर में 20% दूध, मतलब 10 लीटर दूध है तो 40 लीटर क्या हो जाएगा, कुछ भी पानी है। हम इसमें कितना दूध मिलाएं, हम इसमें मिलाएंगे दूध, और ताकि दूध का परसेंटेज कितना हो जाए 10, तो ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो 90% पे वैल्यू है 40, 90% पे वैल्यू कितनी है 40, तो 1% पे कितनी हो जाएगी 40/90, तो 100% में कितनी हो जाएगी इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट लो, ये कितना हो जाएगा 400 के बटे में 9। तो कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 400 के बटे में 9। अभी 400 के बटे में 9 को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। 20% दूध है, 10 दूध है, बाकी के बचा 40 हो जाएगा पानी। इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 10% क्या हो जाए। ये देखिए यहाँ पर अब फिर नमूनागिरी। चाय के 50 लीटर मिश्रण में 20% दूध है, कितना दूध मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में 10% हो। तो 10% कैसे होगा भाई, 20% पहले से है, तुम उसमें दूध और मिला रहे हो, तो दूध का परसेंटेज बढ़ेगा ना कि घटेगा। अब हिंदी वाला बेचारा वैसे ही परेशान, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 50 लीटर मिक्सचर ऑफ अ टी कंटेन 20% ऑफ मिल्क, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड। इंग्लिश में भी गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीधी सी बात है ना भाई, आप चाय में दूध मिलाओगे तो दूध का परसेंटेज बढ़ेगा, 20% से 10% थोड़ा ना हो जाएगा। क्वेश्चन गलत है, नहीं करेंगे हम अपना समय खराब। देखिए 5 पदों का औसत 50 है, यदि पहले 4 पद 45, 42, 119 और 84 हैं, अंतिम कार्यकाल क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, कार्यकाल क्या बोल दिया, कार्यकाल, जबकि यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, पदों की। तो अंतिम पद पूछना चाहिए ना भाई कि अंतिम पद क्या होगा। यहाँ पे लिख दिया टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, जो कार्यकाल में भरा जाता है, फिक्स पीरियड में भरा जाता है, तो इसका सिनोनिम होता है फाइनेंस के टर्म में पीरियड, और पीरियड को उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट करके क्या लिख दिया है, कार्यकाल। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है 5, तो हमें यहाँ पे अंतिम पद बताना है। ठीक है, इन सभी का औसत है 50, किन संख्याओं का, 45, 42, 119 और 84। ठीक है, तो और एक और संख्या कोई होगी x, इन सभी का औसत कितना है 50। तो मैं कंपेयर करता जाता हूँ, ये है 5 कम, ये है 8 कम, और ये है 50 और 19, 69 ज़्यादा, और ये है 34 ज़्यादा, और ये संख्या हमें देखना पड़ेगा कितना कम और ज़्यादा है। तो 8, 5, 13, यहाँ है 13 की कमी, और टोटल अधिकता कितनी हो रही है 90 और 13, 90 और 13 कितने हो जाएंगे 103। तो टोटल यहाँ पे अधिकता आ रही है, टोटल यहाँ पे अधिकता आ रही है मेरी कितने की 13 जो है माइनस कर लो, 3 गया 90। ठीक है, तो ये 90 ज़्यादा है, तो ये संख्या क्या होगी 90 कम होगी, किससे 50 से। तो 50 से 90 कम मतलब कितना होगा -40। आ रहा है कुछ, हाँ -40। बी ऑप्शन में कितना है -40। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का मान 5वीं संख्या अंतिम पद -40। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ गड़बड़ क्वेश्चन बनाते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देख लेना आप, सिंपल सा है। 17 से 289 17 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ ये 7 से कट जाएगा 6 बार, 7 से कट जाएगा 2 बार, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, एक ये सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में पहला क्वेश्चन यही होता है मैथ्स का। ठीक है, 56 से जनरल मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, और ये पहला क्वेश्चन होता है। हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ बदल जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको आना चाहिए। तो आप ये कर लेना, सिंपल सा है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, हर शिफ्ट में हम लोग पहला क्वेश्चन यही कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की 6 फरवरी की पहली शिफ्ट, शायद दूसरी शिफ्ट। ठीक है, जो भी थी, फिर मैं भूल गया हूँ। तो जो शिफ्ट थी हमने इसको सॉल्व कर ली, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन थे, कुछ थोड़ा सा MPSB वालों को अब क्या ही बोलें, इस टाइप के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, कहाँ से भाषा लिखते क्या करते, ऑप्शन तक गलत डाल दिए, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग, है ना।
तो थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन से बच के रहना है। एक बार सॉल्व करो, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो आगे बढ़ो, ठीक है, दूसरी बार कर लो, सेकंड राउंड में कर लो। 100 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से भी मैक्सिमम साइंस और जीके के क्वेश्चन को अगर मिला लें 40 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं, जो 40 क्वेश्चन करने में मुश्किल से एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं लगता है ना, 15 से 20 सेकंड लगते हैं। तो 40 क्वेश्चन करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। बाकी के जो 55 मिनट है, 55 मिनट में हमें ये 60 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के करना है। 55 क्वेश्चन मान लो, तो मैथ्स और रीजनिंग के करना है, तो समय सफिशियंट होता है, ठीक है। बैंकिंग में तो 80 क्वेश्चन करना पड़ता है 60 मिनट में, है ना, 1 मिनट से भी ज़्यादा कम समय रहता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास समय रहता है। एक बार करके देखो, नहीं बना सेकेंड राउंड में कर लो, है ना, और मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही टाइम मैनेजमेंट वगैरह सीखोगे आप लोग। तो ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल पॉइंट हैं, ये मॉक टेस्ट लगाने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपको आएंगे। खाली पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।